Hello friends, today our topic is taxation of firm and LLP. First one, we want to know कि फर्म कब बनेगी। वो फर्म पता ना, पार्टनरशिप फर्म में 2 और मोर पार्टनर्स हो तो वो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। बट सेक्शन 84 में कुछ कंडीशंस है, अगर हम लोग वो फुलफिल कर देते हैं तभी जो फर्म को है वो रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट अलाउड होता है। वो कंडीशंस क्या है कि देयर इज अ पार्टनरशिप टिकट होनी चाहिए, पीएसआर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी स्पेसिफाइड इन द डीड, एंड पार्टनरशिप डीड जो है वो हमें रिटर्न के साथ फर्निश करनी होती है। अगर ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होती तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या फिर फर्म कमिट करते डिफॉल्ट, 144 सेक्शन होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। तो अगर फर्म कोई डिफॉल्ट करती है तो जो इंटरेस्ट और पार्टनर रेम्यूनरेशन होती है पार्टनर्स को, वो क्या हो जाती है, डिसअलाउड। मीन्स वो वापस से एड बैक हो जाती है, बट वो लेस नहीं होती जो प्रॉफिट होता है हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ टैक्स, कि फर्म पे टैक्स क्या लगेंगे। अब हमने देखा था कि फर्म एलएलपी पे क्या टैक्स रेट थे, 30%। अगर सरचार्ज क्या था कि 1 करोड़ से एक्सीड करती है एनटीआई तो 12% सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर फर्म को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर वही 20%। एसटीजी जो 111A वाला होता है, ये हम और वीडियोस में करेंगे कि एसटीजी 111A वाला कौन सा होता है, एलटीसीजी 112A वाला कौन सा होता है। अगर एसटीसीजी होता है 111A वाला तो उसमें कितना 15% लगता है। एलटीसीजी 112A वाला होता है उस पर 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख से जितना भी ज़्यादा कैपिटल गेन है उस पर 10% लगता है। ये मेनली दोनों सेक्शन किस पे लगते हैं, इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो शेयर ऑफ पार्टनर्स होता है, अब पार्टनर्स को क्या प्रॉफिट मिलता है फर्म से या फिर लॉस मिलता है, जो भी है। शेयर ऑफ पार्टनर्स होता है वो क्या होता है, पार्टनर्स के हैंड में एग्जम्प्ट होता है, मतलब उस पे पार्टनर्स को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि फर्म में ऑलरेडी उस पर कितना % टैक्स पे कर दिया है, 30%। और जो लॉसेस होते हैं फर्म के वो कैरीड बाय फर्म, मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, फर्म ही कैरी फॉरवर्ड आगे कर चलती है फॉर 8 years। फिर उसके बाद है कि ऑल द पार्टनर्स जो है वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर देयर टैक्स लाइबिलिटी, मतलब फर्म या फिर एलएलपी हो। एलएलपी टैक्स पर्पस के लिए क्या है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, एलएलपी में भी अनलिमिटेड। तो जो भी पार्टनर्स, अगर कोई फर्म को कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिस ईयर में वो पार्टनर थे और उस ईयर की अगर वो लाइबिलिटी है। बट अगर डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो वो पार्टनर्स सभी असेसमेंट ईयर के लिए लाइबल है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ फर्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, वही एलएलपी की क्या है, लिमिटेड नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट्स वगैरह के लिए। एलएलपी हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं कि उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स देयर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब जो इसका मेन सेक्शन है वो कौन सा है, 40B। 40B सेक्शन किसका है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को कैसे, कितना अलाउड होगा कितना डिसअलाउ होगा। अब रेम्यूनरेशन की बात की जाए, पहले रेम्यूनरेशन जो होती है सिर्फ किसको मिलती है, वर्किंग पार्टनर्स को। ठीक है, जो अलाउड होगी, मतलब जो नेट प्रॉफिट में से फर्म के माइनस होगी वो किसके लिए, सिर्फ ओनली टू द वर्किंग पार्टनर। इंटरेस्ट सभी को मिलेगा अगर किसी ने लोन दिए या फिर कैपिटल लगाई है, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा, 12% पर एनम। ठीक है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से, मतलब कंपाउंडिंग नहीं होगी, सिंपल इंटरेस्ट से उनको मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, मतलब ये दोनों चीजें जो है वो पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए।
फिर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड रिलेट टू द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डेट। मतलब आज मेरी पार्टनरशिप डीड हुई है तो मुझे आज से इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये नहीं कि मेरे को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी या मतलब प्रीवियस मंथ्स का नहीं मिलेगा। तब इट शुड बी प्रोस्पेक्टिव, जिस दिन पार्टनरशिप डीड मिली है उसके बाद से मिलेगा। अगर उसमें डेट पहले की भी लिखी हुई है कि इस डेट से मिलना चाहिए तो नहीं, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। अब रेम्यूनरेशन कहेंगे हम किस पे कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट तो हो जाएगा कैपिटल या फिर लोन पे, बट रेम्यूनरेशन अलाउड किस पे होते हैं, बुक प्रॉफिट पे। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, बुक प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट है फ्रॉम पीजीबीपी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जैसे 23 सेक्शन से लेके 43 सेक्शन तक है कि जहाँ पे हम लोग सारी एडजस्टमेंट जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस, बोनस, कमीशन, लीगल चार्जेस, ये सब पीजीबीपी में है कि हम लोग वो सारी एडजस्टमेंट करके एक प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि जो अलाउड होता है हमें। डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर इसमें नहीं था तो वो हम लोग माइनस कर देंगे, या फिर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड पिछला आ रहा है अनएब्जॉर्ब तो वो माइनस कर देंगे। अब रेम्यूनरेशन अब हमने इसमें अलाउड कर दी हुई है कि मतलब माइनस कर दिया सबकी पार्टनर्स की जितने भी रेम्यूनरेशन थी। रेम्यूनरेशन में क्या आ जाता है, सैलरी, बोनस वगैरह, कमीशन, तो अब लोग वो हम लोग ऐड कर देंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे इफ डेबिटेड। तो उसके बाद हमारा क्या आ गया, बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट में ऑन फर्स्ट 3 लाख जितना भी मान लो, अभी हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे, जैसे 5 लाख प्रॉफिट है तो ऑन द फर्स्ट 3 लाख मेरा कितना आ जाएगा, बुक प्रॉफिट का 90% या फिर 1,50,000 विच एवर इज हायर। पहले मैं ये निकाल लूंगी, फिर जो बैलेंस बुक प्रॉफिट बच जाएगा, जैसे कि 4 लाख है तो 3 लाख में यहाँ पे आ गया और 1 लाख का रेट 60% मतलब 60,000। ठीक है, अब जो आया मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी और जो मैंने एक्चुअल रेम्यूनरेशन देनी थी वर्किंग पार्टनर को वो, और जो मेरा बुक प्रॉफिट से आया है विच एवर इज लोअर वो अलाउड हो जाएगा, मतलब वो नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, ओनली फॉर इंटरेस्ट पर्पस, कि एक हमारा वो है कि अगर एक इंडिविजुअल है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उसको कुछ चीज मिलती है, मीन्स वो किसी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, वो वैसे पार्टनर एज अ इंडिविजुअल पार्टनर है, तो फिर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उस पर 40B सेक्शन नहीं लगेगा, मतलब उसको फुली अलाउड हो जाएगा, चाहे वाइस वर्सा हो, मतलब इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ले रहा है या फिर रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले रहा है। If any individual is a partner in the firm on individual capacity and receiving interest on representative capacity, then 40B not applicable, या फिर vice versa, फिर it means interest is allowed, full interest जितना भी है वो allowed हो जाएगा, उस पर कोई लिमिट नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। रेम्यूनरेशन पे 40B लगेगा, वो वैसे ही मिलेगी। ठीक है, रेम्यूनरेशन के लिए हमने क्या बात समझी कि वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को अलाउड होती है, मतलब सभी पार्टनर्स की हम लोग प्लस कर लेंगे, बट जब माइनस करते टाइम हम सिर्फ रेम्यूनरेशन किसकी लेंगे, वर्किंग पार्टनर की। ये मेन पॉइंट है। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, हमने ये देखा कि पार्टनरशिप ही लॉसेज अपने कैरी फॉरवर्ड करती है, बट इसमें एक पॉइंट है कि अगर पार्टनर रिटायर या डेथ हो जाए उसकी, तो जो उसके लॉसेज हैं, फॉर एग्जांपल 6 लाख के लॉसेज थे और 3 पार्टनर्स थे, उनका इक्वल शेयर है 1:1:1, तो अब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका शेयर कितना हुआ, 2 लाख, तो अब वो फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, मींस ओनली 4 लाख कैरी फॉरवर्ड करेगी, बट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट कितना है पीजीबीपी का, 4 लाख। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें रेम्यूनरेशन वगैरह सब डिडक्ट की हुई है। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। अब मैं इसमें रेम्यूनरेशन प्लस की हुई है, माइनस की हुई है, सॉरी डिडक्ट की हुई है, आफ्टर सब ऑल एडजस्टमेंट है, तो मैं रेम्यूनरेशन ऐड कर दूंगी अपना बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। कितनी है दोनों पार्टनर्स को, एक वर्किंग पार्टनर है, बी जो है वो नॉट अ वर्किंग पार्टनर, मतलब मैं वर्किंग पार्टनर वाली 1,20,000 ये ऐड कर दूंगी
ए वाली और बी की जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसकी कितनी है, एक बारी मैं सारी डिसअलाउ कर दूंगी, मीन्स ऐड कर दूंगी। और इंटरेस्ट कितना दिया है, बी को दिया है लोन पे कितना 54,000, दैट इज 18%। अब कितना अलाउड होता है मैक्सिमम 12%। 54,000 है वो कितने परसेंट है, 18 पे इंटू 12, तो 36,000 अलाउ है। मतलब कितना डिसअलाउ करना है हमें, 18,000 प्लस इंटरेस्ट 18,000, मतलब 54,000 माइनस 36,000। ये हमने डिसअलाउ कर दिया। ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि बिकॉज डिसअलाउ करना था। बाकी ये तो रेम्यूनरेशन ऐड करनी है। अब हमारा क्या निकल जाएगा इससे, बुक प्रॉफिट, जिस पे हम लोग रेम्यूनरेशन अलाउड करेंगे। बुक प्रॉफिट कितना हुआ, 5,20,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000, दैट इज 5,98,000। अब ये हमारा बुक प्रॉफिट आ गया। अब हमने इसके बाद क्या बात समझी थी कि जितना भी हमारा बुक प्रॉफिट हो, जैसे कितना था 5,98,000। अब इसके 2 पार्ट्स करने हैं कि फर्स्ट 3 लाख पे 3 लाख इंटू कितने परसेंट, 90% और 1,50,000, विच एवर इज हायर। तो क्या हो गया 2,70,000, ठीक है, इन दोनों में से हायर। और जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2,98,000 इंटू 60%। अब 2,98,000 का 60% कितना आएगा, इट इज 1,78,800। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 4,48,800। ये हमारा आ गया रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू बुक प्रॉफिट। अब एक्चुअल रेम्यूनरेशन जितना हमने देना था, तो अब हम किसका देखेंगे। अब ये मेन मतलब इसमें है कि सिर्फ वर्किंग पार्टनर का लेंगे क्योंकि उसी को अलाउड होता है। तो 1,20,000। अब दोनों में से लोअर कौन सा है, 1,20,000। तो ये हमारा अलाउड हो जाएगा, मतलब 5,98,000 माइनस 1,20,000, दैट इज 4,78,000। ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अब जितना यहाँ पे हम रेम्यूनरेशन अलाउड करते हैं उतना ही पार्टनर्स के हाथ में वहाँ पे जाके पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल होता है। पार्टनर्स की जो भी इनकम फर्म से होती है वो कहाँ पे टैक्सेबल होता है, पीजीबीपी में। तो कोई भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन वगैरह हो जो यहाँ पे मतलब अलाउड है, वहाँ पे उनके हाथ में उतना ही टैक्सेबल होगा। मतलब ए के हाथ में 1,20,000 पर्सनली उसके जब वो अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा तो टैक्सेबल होगा, और बी के हैंड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज वो हमने यहाँ पे पूरा डिसअलाउ किया 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट भी कितना उसके हाथ में अलाउड होगा, बी के हाथ में 36,000, तो वहीं पे बी के हाथ में 36,000 टैक्सेबल होगा। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ओके, थैंक यू गाइस।